हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, देख सकते हैं। अध्याय 8 पाठ का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अध्याय 8 है। इसके पहले हमने अध्याय 7 चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। ये भाग 1 के अंतर्गत आता है, भाग 1 के अंतर्गत है ये वीडियो। तो अब जो है, चलिए हम शुरू करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ क्या है? परि का मतलब ऊपरी, आवरण का मतलब वह आवरण या ढका हुआ कह सकते हैं, ढका हुआ। आवरण का मतलब ढका हुआ, जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन, मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करती है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए हो। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक क्या हैं? जनसंख्या, वनों की कटाई, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, औद्योगिकरण को बढ़ावा, परिवहन के अत्यधिक साधन। जैसे क्या है, वन की अगर कटाई हो जाती है तो वन से क्या, जो पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इससे जो है, अगर वन नहीं रहेंगे तो ये चीज़ मिलेगी नहीं, और समय पर बरसात होगी नहीं। तो क्या होता है, इससे पर्यावरण को खतरा। तो ये सब बचाने के लिए क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए और जल का सही उपयोग किया जाए। जल का उपयोग का मतलब लाइट है और उसके बाद तो खोल दिए, पानी चल रहा है नहीं, तो इससे क्या होता है, नीचे का जल यानी पृथ्वी का जल जो है बाहर आ जाता है, और जो है इससे ज़्यादा बाद में हानि होती है। तो ये सब बचाए रखना है। तो साथियों, अब चलिए आगे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण यानी पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। उपाय देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, वन संरक्षण हो गया, पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग, परिवहन के सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग, जन जागरूकता कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों, ये सब टाइप करने में बहुत समय लगा था, तो आप सभी लोग इस पे लाइक करते रहें। लाइक, जितना आप लाइक करेंगे उतना हमको ताकत मिलती है साथियों। अब आगे क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक। वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। इस पुस्तक में बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। अब आगे क्या है, नोट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है। अब आगे क्या, ये फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस बार भी आया था, अब अगली बार भी आएगा, यानी ये हमेशा पूछा जा रहा है। आगे क्या है, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण
और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 100 कितने देश? 170। ये देश पूछता है हमेशा कितनी संख्या थी? 170 देशों ने भाग लिया था पृथ्वी सम्मेलन में, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट, रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं, महत्व क्या था? पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिला। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। ये बात निकल के सामने आई थी। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत को नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी, जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंध के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। अब आगे क्या है इस सम्मेलन में? आगे देखिए, इस सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका सुझाया गया यानी सुलझाया गया, जिसमें ऐसी विकास की परिकल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। इसे धरणीय विकास भी कहा जाता है। एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 क्या है? 21। इसमें यह कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अब आगे क्या है? एजेंडा 21 की आलोचना क्या हुई थी? इसमें कहा गया कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद आगे क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट की चेतावनी 1987 में आई। इस रिपोर्ट में जताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। पर्यावरण को, नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का रवैया कैसा था? विकसित देश यानी उत्तर हाँ तो साथियों थोड़ा वीक हो गया था वीडियो। अब आगे क्या होगा देखिए, पर्यावरण यहाँ से विकसित देश। अब उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, रूप में चर्चा करना चाहते हैं। जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है, ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। विकासशील देश क्या है? विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों में पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो इन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। ये चीज़ कही गई विकासशील देश के लिए। अब साझी संपदा क्या है? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे मैदान, कुआं या नदी। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है।
अब आगे क्या है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991 हो चुके हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है साथियों, वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिसमें से सूर्य की रोशनी छन कर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया है जिससे अब सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे इस या इससे उन स्थान पर ज़्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। बात सही है, अगर बर्फ पिघलेगा उसके बाद पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर किनारा जो है डूबने का डर रहता है। कार्बन, अब आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक गैस ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के सब प्रमुख कारण हैं। आगे क्या है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या है। वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देश में, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। सभी विकसित देश में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहला क्या है, पहला यह कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। दूसरा यह कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में हैं। आगे अंतः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेवारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए। अब आगे क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। आगे क्या हुआ, 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे। इस सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल कहा जाता है। भारत में 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन यानी उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। वन प्रांतर क्या है, गांव देहातों में कुछ जगह ऐसी होती है जो पवित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जगह पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ को काटा नहीं जाता है। यह परंपरा चाहे जो भी हो, पर इन प्रथाओं के कारण पेड़ पौधों का बचाव हुआ है। सही है। चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो थोड़ा ये हेडिंग देख लीजिए। हेडिंग क्या है, हेडिंग देख लीजिए, भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। क्या दिया है आगे मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या है, 2002 क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं उसका अनुमोदन, 2005 में G8 देशों की
बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, 2003 में बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंचों पर राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना की गई। एनजीटी की स्थापना की गई यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसके बाद क्या हुआ, भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है। अब आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान, अमेरिका 16 टन, जापान 8 टन, चीन। चलिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जापान 8 टन, चीन 6 टन तथा भारत 1.38 टन। भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। COP 23 में यानी COP 23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर यानी CO2 के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है। पर्यावरण आंदोलन क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए, जैसे दक्षिणी देशों मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन। अब देखिए, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन, जिसमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। अब आगे क्या है, संसाधनों की भू राजनीति। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। अब क्या है आगे, इमारती लकड़ी। पश्चिम के देशों ने जल स्रोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेश व्यापार बढ़े। तेल भंडार क्या है, विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात की। जल पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हुई। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। साथियों, इसी के साथ ये अध्याय जो है पूरा हुआ। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ MCQ प्रश्न हैं उनको यानी बहुविकल्पी प्रश्न वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे तो ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 जो है ये विस्तार से मैंने वर्णन किया, ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही प्रोवाइड कराएँगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जो लोग चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।